हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। तो आज अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन का चैप्टर लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आखिरी लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में अपन क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं? तो देखो, आज के लेक्चर में अपन क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन एक तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, वांट ऑफ फैक्टर डिस्कस करेंगे एंड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो ये आज का अपना मुद्दा रहेगा, जो आखिरी चीजें अपनी बची हुई है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जो, देखो, सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फ्रॉम एजियोट्रोपिक फॉर्म एजियोट्रोप विच आर बाइनरी मिक्सचर। क्या होते हैं? बाइनरी मिक्सचर होते हैं हैविंग द सेम कंपोजिशन एंड लिक्विड एंड वेपर फेज, ठीक है, एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि वो लिक्विड फेज और जो इनका मेजरली अगर मैं मेनली बात करूं तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, तो इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है। एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर द लिक्विड एंड वेपर हैव द सेम कंपोजिशन एंड नो फर्दर सेपरेशन अकर। तो इनका जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत कम होने की वजह से क्या है कि हम नॉर्मल डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? नॉर्मल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इन मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स फ्रॉम एजियोट्रोप can't be separated by fractional distillation but can be separated by azeotropic distillation, ठीक है। अब ये एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो नीट में ज़्यादा डिटेल में है नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको जेई करनी पड़ेगी, वहाँ पे ये डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इसको एज अ स्टेटमेंट की तरह याद रख लो, ठीक है, कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ना, पॉजिटिव डेविएशन, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। तो बस ये जो दो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, बस ये इंपॉर्टेंट है एजियोट्रोपिक मिक्सचर में, जो आपको ध्यान रखना है। बाकी एजियोट्रोप मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जो नॉर्मली डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसको एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। द सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। अपन ने आइडियल नॉन आइडियल में पढ़ा है कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन, किसी एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पे। और फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें तो इथेनॉल वाटर मिक्सचर, ठीक है, ये क्या बनाता है? पॉजिटिव डेविएशन और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 95.57% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल, ठीक है। फिर जो सॉल्यूशन लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। अब अगर ये आपने पिछला लेक्चर पढ़ रखा है तो ये पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये सब आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। नॉन आइडियल के केस में अपन ने दो पार्ट में इसको डिफरेंशिएट किया था, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो ये यहाँ पर क्या बनाता है? मैक्सिमम वॉल्यूम बॉइलिंग एजियोट्रोप मिक्सचर बनाता है किसी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस क्लास ऑफ एजियोट्रोप, ठीक है। नाइट्रिक एसिड और वाटर, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसमें से वेपर्स कम बनने लगते हैं। वो वेपर्स कम बनेंगी तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कर, यानी कि मैक्सिमम बॉइल आपको करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इज एन एग्जांपल ऑफ दिस क्लास ऑफ एजियोट्रोप। दिस एजियोट्रोप्स हैव द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर मास। मतलब जब आप ये कंपोजिशन बनाओगे तब ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप शो करेगा, ठीक है। चलिए, फिर ये है मेन चीज, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो जिससे आपने नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी पिछले लेक्चर में, कितने टाइप की होती? 4 होती। कौन कौन सी होती? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी कौन सी थी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट वाली कौन सी थी? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 टाइप की आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो आपने देखा था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो जनरली किस पे डिपेंड करती है? मोलेलिटी पे डिपेंड करती है,
किस पे डिपेंड करती है? मोलैलिटी पे। अब एक चीज बताओ, जब आप मोल्स ले रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली बात है मोलैलिटी के लिए आप मोल्स और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले रहे थे, ठीक है, ये ले रहे थे, क्लियर है। अब मुझे एक चीज बताओ कि जैसे ही आपने सॉल्यूट ऐड किया किसी सॉल्वेंट के अंदर, आपने जैसे ही सॉल्यूट ऐड किया, जैसे ये लो, ठीक है, ये आपने कोई भी लिक्विड लिया है, सॉल्वेंट लिया है, और इसमें जैसे ही सॉल्यूट ऐड किया, अब आपने जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिया है आप तो उसके मोल्स काउंट कर रहे होगे, लेकिन हो सकता है कि जैसे ही आपने पानी के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड किया, उसमें या तो डिसोसिएशन हो गया हो, ठीक है, या एसोसिएशन हो गया हो। भाई डिसोसिएशन एसोसिएशन से क्या होगा कि मान लो कि आपने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 10 मोल HCl लिया फॉर एग्जांपल, तो 10 मोल HCl अंदर डालते ही H प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रोलाइट्स के मोल कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रोलाइट्स के मोल तो 20 मोल्स हो गए ना, क्योंकि H प्लस, देखो क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने पानी में HCl डाला तो वो क्या हो गया, H प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हो गया, ठीक है, H प्लस और Cl माइनस में क्या हुआ, डिसोशिएट हो गया, तो यानी कि मोल्स डबल हो गए ना। और मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा कंपोनेंट ले लिया जो पानी में अंदर जाके एसोसिएट हो गया, ठीक है, तो एसोसिएट होके जैसे मान लो आपने n नंबर ऑफ A लिए, अब ये अंदर जाते ही क्या हुए, AN डिसोशिएट हो गए, तो एसोसिएट हो गए, तो एसोसिएट हो गए तो नंबर ऑफ मोल्स तो कम हो गए, जो एक्चुअली लिए थे उससे कम हो रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली तो आपको ये चीज ऑब्जर्व करवा रहा होगा ना, जो भी एक्सपेरिमेंटली हमें जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो रही है वो तो इसकी वजह से हो रही है, लेकिन जब आप थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो आप तो ये वाली क्वांटिटी ले रहे होगे, तो ये जो एरर आता है, ये जो डिफरेंस आता है, ये ही इसी को ही हम बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये जो डिफरेंस आता है उसको हम वॉन्टो फैक्टर से कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या कहा मैंने? चलिए, तो देखो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट डिफरेंस इन द ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड इज ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन। किसकी वजह से होता है? या तो एसोसिएशन की वजह से होता है या डिसोसिएशन की वजह से होता है ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशन। इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें चेंज आता है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन में चेंज आ जाता है। ऑब्वियसली बात है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपने जैसे 10 मोल लिए हैं, एसोसिएट हो गए तो वो तो मोल्स तो कम हो गए, या मान लीजिए जितना भी आपने अमाउंट लिया है जैसे ही पानी के अंदर डाला वो तो डिसोसिएट हो गए, तो मोल्स बढ़ गए। अरे बात समझ में? तो यानी कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन से जो भी आप सॉल्यूट का अमाउंट ले रहे हो वो चेंज हो रहा है सॉल्यूशन में डालने के बाद, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, फिर वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर उस एरर के बारे में बताता है, क्या टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल मतलब जो आप थ्योरेटिकल ले रहे हो, एबनॉर्मल जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है, तो क्या है ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये है, ठीक है, क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर सीधा सीधा ये होता है कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज अगर मैं बताऊं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी होती है, और मोलैलिटी में अगर मोल्स को कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है, सॉरी मास को कांस्टेंट कर दिया जाए और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाती है? मॉलिक्यूलर वेट के। ऑब्वियसली बात है भाई, मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी आप जानते हो, मोल्स यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास
इनटू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होती है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को कांस्टेंट कर दूं और इस चीज को कांस्टेंट कर दूं, तो आप क्या कहोगे कि मोलैलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, मोलर मास। ठीक है, मोलैलिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास है। तो यानी कि यहाँ पर अब वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, अगर मैं मोलर मास के प्रोपोर्शनल लूं तो कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, ये आएगा कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो ये वांट ऑफ फैक्टर का सारा फंडा है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। अब देखिए एफ आई बराबर 1 है, तो यानी कि यहाँ पर कोई भी डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हुआ है, तो नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। और अगर आई की वैल्यू जो है वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है यानी कि कैलकुलेटेड मोलर मास जो है वो ज़्यादा है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, डिसोसिएशन। और आई की वैल्यू 1 से कम है, तो यानी कि एसोसिएशन हुआ है। अब आई किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट आई। अब अगला फंडा अपना ये है, तो आई कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो एसोसिएशन के लिए अलग है, डिसोसिएशन के अलग है। एसोसिएशन के लिए किस तरीके से किया जाता है, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिसोसिएशन के लिए। केस फर्स्ट क्या है अपना, डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगो आयनाइजेशन और डिसोसिएशन इन पोलर सॉल्वेंट टू गिव 2 or more particles in the solution. Give 2 or more particles in the solution. ठीक है, this dissociation results in an increase in the total number of particles and therefore the value of colligative properties of such solutions will be higher. ठीक है, तो यहां पर ऑब्वियसली बात है कि जैसे आयनाइजेशन होगा या डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कह लो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कह लो, वो सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स अगर बढ़ जाएंगे, इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ particles and therefore the value of colligative property of such solution will be higher. ठीक है, तो colligative property ज्यादा आएगी, ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे तो मोलैलिटी में इंक्रीमेंट आएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल इंक्रीमेंट आएगा। As the colligative properties are inversely related to the molecular weight, so the molecular weight of ionizable solid will be less than theoretical value. अब इस चीज को समझते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये चीज अभी बाद में समझेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहीं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि AXBY कोई इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डालते ही क्या होगा, XA प्लस Y B माइनस X। ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, मान लेते हैं इनिशियली इसके 1 मोल है। ठीक है, 1 में से अल्फा डिसोशिएट हुआ, तो यहाँ कितना बनेगा, X अल्फा एंड Y अल्फा। ठीक है, अब इधर देखो, आई क्या है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो ऑब्जर्व्ड तो आप क्या देख रहे हो, ऑब्जर्व्ड तो आपने 1 ले रखा है, और कैलकुलेटेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा। ठीक है, तो इसको अगर आप सही तरीके से लिखोगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस X प्लस Y अल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई आपका 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा। ठीक है, और आई बराबर हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ठीक है, ये हो गया आपका आई कैलकुलेट करने का तरीका फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, तो आई फॉर डिसोसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट कराया जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। n क्या है यहाँ पर, x प्लस वाई, यानी कि
प्रोडक्ट्स की टोटल नंबर ऑफ स्टाइक्योमेट्री, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो है अपना n। तो 1 + n-1 अल्फा इज वांट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इंक्रीज। तो देखो ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटली की बात करें तो कैलकुलेटेड जो है वो वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसके। ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल जो है वो कैलकुलेटेड से ज्यादा होगी। ठीक है, सीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास होती है, ये अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, कैसे? इफ मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज कांस्टेंट, अगर ये चीज आप कांस्टेंट कर दोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, तो फिर कैलकुलेशन ऑफ आई, देखो ये डिसोसिएशन के लिए अभी मैंने करके बताया, आई क्या होगा 1 + n-1 अल्फा। ठीक है, डायरेक्ट ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से किया हुआ है जैसे अभी हमने किया, सेम मेथड। ठीक है, अब देखो आई ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा आई अपन क्या लेते हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। ठीक है, ऑब्जर्व्ड तो कितना हो रहा है, सॉरी आई अभी हमने लिया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, अगर हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 + n-1 अल्फा अपॉन 1, तो आई बराबर क्या आएगा, यही आएगा 1 + n-1 अल्फा। ठीक है, अल्फा तो जानते ही हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 11 तो पढ़ के ही आए हो। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है आपने। ठीक है, नेक्स्ट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो है आई हमेशा क्या होगा, आई जो है 1 के बराबर होगा, सॉरी 1 के बराबर नहीं, देखो आई अभी अपन ने देखा क्या था 1 + n-1 अल्फा। ठीक है, तो अल्फा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 1 होता है, यानी कि 1 + n-1 हो गया। ठीक है, तो अगर अल्फा 1 है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 + n-1 अल्फा, और अल्फा क्या है 1 है। ठीक है, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल NaCl ले लें, NaCl के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + n-1 अल्फा, तो अल्फा तो 1 है ही सही क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। 1 + 2-1, तो 1 + 1 I की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, अब K2SO4 है, K2SO4 को जैसे ही आप आयनाइज करोगे, किस में आयनाइज होगा वो 2K + SO4 2-, तो टोटल कितने आ रहे हैं 3 मोल आ रहे हैं, तो यानी कि 1 + n-1 अल्फा 1 आएगा। ठीक है, ये आई हो गया आपका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 3-1 1, तो यानी कि 1 + 2 = 3। ठीक है, ये आ रहा है, तो इस तरीके से आपको आई कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये था डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, आई कैलकुलेट करने का तरीका। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं एसोसिएशन के लिए, कि एसोसिएशन के लिए हम आई किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो फॉर्मेशन, एसोसिएशन मतलब क्या हो गया, जुड़ना, और जुड़ते ही जुड़ने के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कह लो जो सॉल्यूशन के अंदर वो क्या हो रहे होंगे, वो बढ़ रहे होंगे, क्योंकि चीजें क्या हो रही है, जुड़ती जा रही है। तो देखो, द फॉर्मेशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल बाय द यूनियन ऑफ 2 or 3 और मोर सॉलिड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसोसिएशन, यानी कि 2 या 3 सॉलिड जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको एसोसिएशन कह देंगे। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन बिकम लेस, मैंने अभी क्या बताया, लेस, यानी कि कम हो जाएंगे जितने आपने लिए थे इनिशियली। तो अगर सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएशन हो जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनिशियली डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन एंड हेंस द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो अगर एसोसिएशन हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम आएगी। ठीक है, विल हैव लोअर वैल्यू,
as the molar mass of the solid is inversely proportional to the colligative property, so the molar mass solid will be greater than the theoretical. ठीक है, तो colligative property के इनवर्सली molecular mass होता है, तो यानी कि मोलर मास जो है सॉलिड का वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ठीक है, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा आ रही है, क्योंकि आप कैलकुलेटेड में तो जितना ले रहे हो, ठीक है, जितने आपने लिए थे इनिशियली आप उतना ही मोल्स काउंट कर रहे हो, लेकिन जब आपने वो सॉल्वेंट के अंदर डाला तो वो एसोसिएशन हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो एक्चुअली कम होगी ना एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली कम होती है। अब क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा आ रहा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये फंडा काम कर रहा है और आई की वैल्यू जो है वो 1 से कम आएगी फॉर एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। और इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है तो वो भी मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे n नंबर ऑफ एज लिए आपने, और जैसे ही यहाँ पे एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन होते ही यहाँ पे an हो गए। जैसे मान लो 2 हाइड्रोजन लिए, हार्ड एसोसिएशन हो गया, ये क्या हो गया H2 हो गया, तो यहाँ पे जितने भी नंबर हो गए वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली जैसे मान लीजिए आपने 2 Cl ले लिए, एसोसिएशन होके क्या हो जाएगा Cl2 बन गया। तो उसी तरीके से आपने n नंबर ऑफ ए ले लिए, यहाँ पे ये ले लिए। इनिशियली मोल्स आपने कितने लिए 1, कुछ भी नहीं है, 1 में से अल्फा डिसोशिएट किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा बाय n। ठीक है, आई क्या है नंबर ऑफ मोल्स बिफोर number of moles after association upon initially moles। ठीक है, तो आफ्टर इनिशियल तो आप कितना ले रहे हो 1 ले रहे हो, और आफ्टर कितना लिया है 1 माइनस अल्फा प्लस n बाय प्लस अल्फा बाय n, ये लिया है। तो आई क्या है आपका 1 प्लस अल्फा बाय n माइनस अल्फा। ये देखो अभी जो अपन ने देखा i बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। तो जिस तरीके से अभी मैंने कैलकुलेट किया 1 0 1 माइनस अल्फा अल्फा बाय n। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या हो रहे हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। ठीक है, ये हो गया ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा ही है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के। ठीक है, तो बार बार अगर आपने टॉपिक ध्यान से समझा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, वो बकायदा ये अपन कर ही चुके हैं। चलिए, अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल आपसे क्या कह रहा है, देखो सॉल्यूशन क्या है 5% सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। डेवलप 15 atm ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है, ठीक है, अल्फा क्या है, तो आप जानते हो कि पाई बराबर क्या होता है CRT। कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी 5 ग्राम है 100 ml में। ठीक है, तो 100 ml को अब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 कर दिया, और कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 111। ठीक है, तो ये हो गया, ये गया, ये आ गया 50/111। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो लगभग आंसर आपका कितना आएगा 10.09 के आसपास। कितना आएगा 10.09 के आसपास। ठीक है, तो ये आ रहा है। अब एक्चुअली थियोरेटिकली ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आना चाहिए 10.09, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कितना आ रहा है 15। तो आप जानते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यानी कि 15/10.09। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा हो। अब देखो अल्फा किस तरीके से डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है
आई की वैल्यू होती है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ठीक है। तो यानी कि अल्फा क्या हो जाएगा 1 आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये अल्फा हो गया, ठीक है। आई की वैल्यू अभी हमने निकाली 15 अपॉन 10.09 माइनस 1 अपॉन कैल्शियम क्लोराइड को जैसे ही आप आयनाइज करोगे ये किस में टूटेगा, कैल्शियम 2 प्लस और 2Cl माइनस, यानी कि 3, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 1। तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो आप कर ही सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन। आयनाइजेशन कितना हुआ है 100%, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमसे बोला है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CRT, ठीक है। अब I की वैल्यू क्या होगी, तो आगे हमें I से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो I क्या हो जाएगा, देखो I आप जानते हो I होता है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अब 1 प्लस क्या लिया है हमने कैल्शियम क्लोराइड जिसके लिए n की वैल्यू 1, ये 3, तो 1 प्लस 2 बराबर क्या आ गई 3, तो I की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमें चाहिए कंसंट्रेशन, तो 20% वेट बाय वॉल्यूम यानी कि 20 ग्राम है n 100 ml, ठीक है। तो 20 ग्राम है 100 ml में कैल्शियम क्लोराइड का मोलिकुलर मास, कंसंट्रेशन के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ये गया तो ये आ जाएगा 200 अपॉन 111, तो कंसंट्रेशन आ गई 200 अपॉन 111। R की वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर आपने कितना लिया है ये 273, हो गई सारी वैल्यूज। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा सॉल्व करने पर, तो सॉल्व करने पर आंसर आएगा 121.14 ATM, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसी तरीके से आपको वांट ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, जितने भी आपने वांट ऑफ फैक्टर आई कैलकुलेट करी है। अगर क्वेश्चन में आपको अल्फा दिया हुआ है तो आप यही करोगे, जैसे मान लीजिए अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है डेल्टा TB, तो क्या हो जाएगा IKB इनटू मोलिनिटी, ठीक है। अगर डेल्टा TF दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा IKF इनटू मोलिनिटी, अगर अल्फा दिया हुआ है तो, ठीक है। तीसरा ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है तो CST तो होता ही है, CRT कह लो या CST कह लो, ठीक है, IS भी बोलते हैं उसको, तो I आ जाएगा आगे, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर याद है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या था P0B माइनस PS अपॉन P0B, ठीक है, किसके बराबर था मोल फ्रैक्शन, या यूं कह लोगे n अपॉन n के बराबर, ये I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अल्टीमेटली आपको I से मल्टीप्लाई करना है जो भी है, ठीक है, करेक्शन के लिए। तो ये क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से किया है, जो भी अल्फा दे रखा है तो पहले आपको जो करेक्ट वांट ऑफ फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें अपने को करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसकी होगी, तो आप जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ेंगे या पार्टिकल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा घटेगा, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल सबसे कम किसमें होंगे, यूरिया में होंगे, क्यों, क्योंकि नो डिसोसिएशन विल अकर, नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन विल अकर, यहाँ पे ना तो डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन होगा, ठीक है। तो ये रहेगा, आई बात समझ में। तो ये अपना लेक्चर कंप्लीट। तो अगर नोट्स की आपको PDF चाहिए, चैप्टर वाइज CRE चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, मेजर टेस्ट माइनर टेस्ट या फिर PYQ वीडियो के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप विजिट करके ये सब देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।